नमस्ते साथियों, कक्षा 11 रसायन विज्ञान का वार्षिक परीक्षा का पेपर आपके सामने है। पेपर का पूर्णांक है वो 56 अंक का है और जो समय दिया गया है वो 2 घंटे 45 मिनट है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए उसकी हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन 1 से लेकर 22 तक के जो क्वेश्चन है वो 1 अंक के हैं। फिर 23 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चन है वो 2 अंक के हैं। 31 और 32वां क्वेश्चन है उसका अंक 3 है और 33 से 35, 33, 34, 35 उनका अंक कितना है 4 है और इनको 4 खंड में डिवाइड किया है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं उससे पहले जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस MK बूस्टर यूट्यूब चैनल पर आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले दिनों में आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं और नोटिफिकेशन है वो समय पर प्राप्त हो सके। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने कि मौलरता को व्यक्त करते, देखो मौलरता को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से और इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। मौलरता को व्यक्त करते हैं किससे, कैपिटल M से, और इसका जो मात्रक पूछ रहा है वो क्या होगा मोल प्रति लीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस में अणुओं की संख्या अधिकतम है। तो देखने में आपको लग रहा होगा लेकिन यहाँ क्वेश्चन काफ़ी टफ है और ये मोल पर आधारित सवाल है। एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि जैसे ही आपकी 11th क्लास की जो क्लासें हैं वो एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगी तो आप क्लास 12th में प्रवेश कर जाओगे। तो क्लास 12th का केमिस्ट्री का जो ऑनलाइन जो बैच है वो 16 मई से स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आपकी स्क्रीन पे है। इस पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहे होंगे। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम और स्कूल का नाम, डिस्ट्रिक्ट लिखकर मुझे सेंड कर दे, जिससे आपको MK बूस्टर स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जा सके। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम है। तो देखो कि अगर आप देखो तो इसका राइट आंसर होगा 8 ग्राम H2, क्यों 8 ग्राम H2 का मतलब ये 4 मोल हो गए H2। तो निम्न में से किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 ग्राम H2। इसको हल करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, D इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षक कोणीय का मान होता है। तो देखो यहाँ पर अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका राइट आंसर ये आ जाएगा √6H/2π। अब क्या हुआ कि 6H इन 2 ऑप्शन में, इसमें तो 6 के ऊपर अंडरूट लगाया हुआ नहीं है और यहाँ पे जो अंडरूट लगाया वो 6 के साथ कहाँ लगा दिया H पर, तो ये दोनों ही गलत हो गए। इसका राइट आंसर क्या होगा √6 फिर H/2π। तो अब आप देख लो कि क्या आप राइट आंसर करोगे। इसका मतलब इसमें ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत है, मिस प्रिंट हो गए। या तो आपको अंडरूट यहाँ पर लगाना था या फिर अंडरूट केवल कहाँ तक होना चाहिए था 6 तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या निर्धारित करती है। दिगंशी क्वांटम संख्या निर्धारित करती है, तो इसका अगर राइट आंसर देंगे तो हो जाएगा कक्षकों का कोणीय संवेग। कक्षकों का कोणीय संवेग। अगला है, निम्न में से किसका आकार सबसे छोटा होता है। देखो यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो क्रम वाइज नहीं दिए कि पहला आवर्त दूसरा आवर्त में लिख दिया F, फिर इधर आ जाएगा सोडियम, यहाँ पर Cl- और इसके आगे Mg2+। Cl- है तो इन सब में सबसे छोटा आकार किसका हो जाएगा Mg2+ का। निम्न में से किसका आकार सबसे छोटा, तो आंसर क्या होगा Mg2+। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ सका है। विद्युत ऋण विद्युतता का बढ़ता हुआ क्रम क्या है, तो इसका आंसर क्या देना है। इससे पहले एक और बात है कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप उसको ज्वाइन कर लें, जिससे समय समय पर आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं और नोटिफिकेशन है वो व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हो सके। इसी के साथ अब तक मैंने वार्षिक परीक्षा के कम से कम 5 पेपर हल करवा दिए हैं और इसके अलावा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का वीडियो भी हल करवाया। उन सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो आप इस क्लास के बाद वहाँ से उनको देख लेना। तो क्वेश्चन का विद्युत ऋणता का बढ़ता हुआ क्रम लिखना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका A। क्योंकि देखो इन चारों में सबसे अधिक विद्युत ऋणता किसकी होती है, Cl की, उससे कम होती है सल्फर की, उससे कम फास्फोरस की और सबसे कम बेसमेंट की। तो इधर से जब जाएंगे तो सबसे अधिक किसकी हो गई Cl की। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन है, KMnO4 में मैग्नीज
की ऑक्सीकरण संख्या होती है। लगभग जितने भी मैंने वार्षिक परीक्षा के पेपर हल करवाए हैं उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो Mn मैग्नीज का जो ऑक्सीकरण अंक होगा वो कितना होगा, +7। और एक चीज़ और कह दूँ कि जो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो वार्षिक परीक्षा के लिए लगभग जिलों के जो वार्षिक परीक्षा के पेपर पूछे गए उनमें से काफ़ी क्वेश्चन वहाँ पर रिपीट हुए। अगला है, क्षारीय धातुओं में से धातु जो रेडियो एक्टिव है, देखो ये वर्ग 1 की धातु दी है तो क्या होता है, हेली, ना, की, रबड़ी, सस्ती, फ्री। तो जो सबसे लास्ट में आता है आपका फ्रेंसियम, वो क्या रेडियो एक्टिव तत्व है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंसियम। अगला है, Al2O3 की प्रकृति होती है, Al2O3 की प्रकृति होती है उभयधर्मी। तो राइट आंसर हो जाएगा तो बात करें Al2O3 की जो प्रकृति है वो आपको क्या रखनी कि Al2O3 की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, उभयधर्मी होती है। अगला है, क्लीमिंसन अभिक्रिया होती है। तो क्लीमिंसन में अपचायक के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल याद होना चाहिए जिंक/मरकरी तथा सांद्र HCl का प्रयोग किया जाता है। क्लीमिंसन जो अपचयन अभिक्रिया है उसमें उपचायक के रूप में प्रयोग करते हैं जिंक/अमलगम तथा सांद्र HCl का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि एल्कीन की असंतृप्तता, इसका मतलब क्या होगा कि कार्बन कार्बन में क्या होगा, डबल बॉन्ड। एल्कीन की असंतृप्तता के परीक्षण हेतु प्रयुक्त अभिकर्मक क्या है, तो इसके लिए हम कार्बन टेट्राक्लोराइड में ब्रोमीन का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CCl4 में घुली Br2 का विलयन। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्लोरस का सूत्र होता है, क्लोरस जिसको क्लोरल भी बोलते हैं, इसका राइट आंसर होगा आपका CCl3CHO, CCl3CHO। तो ये क्वेश्चन तो है आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन। इसके बाद 5 क्वेश्चन आपके रिक्त स्थान वाले दिए हैं, हम उनकी बात कर लेते। तो उम्मीद है पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा टफ है, क्वेश्चनों के जो लेंथ है वो काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, लेकिन अच्छी बात है कि जिससे अपनी अच्छी तैयारी होगी। अगला क्वेश्चन से चलते हैं, 4.25 ग्राम NH3 में कुल परमाणुओं की संख्या होती है। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेट करने में काफ़ी टाइम लगेगा। 4.25 ग्राम NH3 में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा 6 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। मतलब NH3 के 4.25 ग्राम में कुल परमाणु की संख्या कितनी होगी, 6 × 23 परमाणु की संख्या होती है। अगला, BeX2 अणु की आकृति, जो BeX2 में जो संकरण होता है वो sp होता है, और sp संकरण होने के कारण इस अणु की जो आकृति होती है वो क्या होगी, रेखीय होती है। क्या होती है, रेखीय होती है। इसके बाद हम बात करते हैं C2H2 में कुल आबंधों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो कुल आबंध की बात करें तो C ट्रिपल बॉन्ड C, एक H, इधर एक H, ये स्ट्रक्चर होगी। अब देखो ये सिग्मा बंध, ये सिग्मा बंध और ये सिग्मा बंध, 3 तो सिग्मा हो गए और एक 2, तो 2 पाई बंध हो गए। तो C2H2 जिसको आप एसिटिलीन बोलते हो उसमें कितने, 3 सिग्मा और 2 पाई, इसका मतलब कुल बंध कितने हो गए, 5। तो C2H2 में कुल आबंधों की संख्या कितनी होगी, 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, यहाँ लिख लेते हैं। अगला, उत्क्रमणीय प्रक्रमों के लिए डेल्टा एस का मतलब होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी में परिवर्तन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एस से। और उत्क्रमणीय प्रक्रम तभी कंडीशन बनते हैं जब क्या हो, साम्य, और साम्य के लिए डेल्टा एस का जो मान होता है वो 0 होता है। तो याद कर लेना कि उत्क्रमणीय प्रक्रमों के लिए डेल्टा एस का जो मान होता है वो क्या होगा, 0 होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बेल मेटल किन मिश्र धातुओं से बनी है, तो बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, कॉपर प्लस टिन मिश्र धातु से बेल मेटल बनती है, जिसमें कॉपर तो होता है 80% और जो टिन होता है वो होता है लगभग 20%। इसके अलावा बहुत सूक्ष्म मात्रा में इसके अंदर जिंक व लेड भी मिला दी जाती है। मुख्यतः ये बेल मेटल के अंदर 2 ही धातुएं होती है, कॉपर प्लस टिन होती है
कॉपर 80% और जो टिन है वो 20% होता है, और बहुत कम सूक्ष्म मात्रा में जिंक और लेड की मात्रा मिली हुई होती है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिनका आंसर आपको 1 या 2 लाइनों में देना होता है, जिसको हम बोलते हैं अति लघुरात्मक क्वेश्चन। जिसका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कि दे बोगली संबंध को प्रदर्शित कीजिए। दे बोगली समीकरण अपने को यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पर दे बोगली संबंध को प्रदर्शित कीजिए। तो संबंध को हम क्या लिखते हैं कि इसका संबंध होता है लैम्डा बराबर H/P होता है। और अगर समानुपाती को उठाओगे, ये जो H स्थिरांक को उठाओगे तो लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती 1/P ये लिख के आ सकते हो आप। लैम्डा बराबर नहीं समझ में आए तो यहाँ पे से लिख दो लैम्डा बराबर H/P, और H एक नियतांक होता है तो उसको उठाओगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा समानुपाती 1/P हो जाएगा। तो डी बोगली समीकरण बिल्कुल याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है वह कौन सी क्षारीय मृदा धातु है। देखो क्षारीय मृदा धातुओं का मतलब है कि वो कौन से वर्ग की बात कर रहा है, वर्ग नंबर 2 जो कि ज्वाला को रंग नहीं देता। तो इसमें शुरुआत की 2 धातुएं होती है, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा आपका बेरिलियम व मैग्नीशियम। आंसर क्या लिखोगे, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम जो धातुएं होती है वो ज्वाला परीक्षण नहीं देती है। फिर से आपको बात क्लियर होनी चाहिए कि वह कौन सी क्षारीय मृदा धातुएं हैं जो ज्वाला को रंग नहीं देती है। तो बेरिलियम व मैग्नीशियम। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त का मतलब 1 2 3 तीसरे आवर्त और 17वें वर्ग में। तो जो 17वें वर्ग में आता है दूसरे यहाँ से सर होगा फ्लोरीन क्लोरीन। तो तीसरे आवर्त में 17वें वर्ग में कौन सा तत्व होता है, Cl। तो उस तत्व का परमाणु क्रमांक लिखिए तो सीधा सा आंसर हो जाएगा Cl, और Cl का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। तो आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त और 17वें वर्ग में उपस्थित तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 17 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है BOD किसे कहते हैं। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग किसे कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन करवा दूँ कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को कन्वर्ट कर देंगे रासायनिक ऊर्जा में। हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं BOD क्या है। तो इसके लिए लिखो कि जल के, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जल के एक नमूने के निश्चित आयतन, जल के एक नमूने के निश्चित आयतन में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को विखंडित करने के लिए जीवाणु द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन को BOD कहते हैं। BOD को अगर हिंदी में इंग्लिश में तो जगह बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और हिंदी में क्या लिखेंगे, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। तो क्लियर है आपकी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस पेपर के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ पर डिटेल से हल करवा दिए। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के बड़े क्वेश्चनों पर। तो इसके बाद अगला जो खंड ब है जिसके आंसर आपके बड़े होंगे, ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के होंगे, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25 आपके सामने आ चुके हैं काफ़ी, और इनमें से काफ़ी क्वेश्चन जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट करवाए थे आपको उनमें से मिल जाएंगे। देखो, एक तो वाटर गैस क्या होता है, वाटर गैस को CO+H2 को हम क्या बोलते हैं, वाटर गैस। और प्रोड्यूसर गैस की बात करें तो N2+H2 के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। तो बाकी के जो क्वेश्चन है आप इजीली इनको कर सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी के सभी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ जाए। 29 तक हो गए। इसके बाद 29 से लेकर
33 तक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में लगभग को हल करवा दिया है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन के सामने पूरा कंप्लीटली स्क्रीनशॉट लें। इन सभी क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर हल करवा दिया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 33 का अथवा वाला क्वेश्चन है, आप साथ में इनका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 स्क्रीन पे आ चुका आपका, और लास्ट क्वेश्चन आपका आज का क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 हो चुका है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से ये जो पेपर है, इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो मैंने सबको आपको इजीली करवा दिए, जिसमें आपकी काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। बड़े क्वेश्चन आप अपनी बुक से नोट कर सकते हो, अपने नोट से देख सकते हो। इसके अलावा जल्द ही इन बड़े जो क्वेश्चन शेष रहे उनका भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आप जल्दी से जो स्टूडेंट फर्स्ट वाले इस एम की पोस्ट यूट्यूब चैनल पर आए वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने जितने भी साथी हैं उन सभी तक इस वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की क्लास यही समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।